हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नोट में जो पढ़ रहे हैं। तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना? तो फटाफट कमेंट में लिख दो जल्दी से, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक कर दो। जितने बच्चे आ गए, जितनी ज्यादा संख्या में आप शेयर कर सकते हैं कर दो बेटा। जितना आप, कई बारी मैं देखती हूँ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि मैम आप क्या फ्री में पढ़ा रही हैं। अरे मैं कह रही हूँ मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चों, फ्री में पढ़ा रहे हैं या कैसे भी पढ़ा रहे हैं, आपको तो पढ़ना है। बस आप उस पर फोकस करो जहां पर आपको आपका कॉन्सेप्ट मिल रहा है, राइट? तो जल्दी से जल्दी शेयर करो सभी बच्चों को कि वो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। और इतना इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से भी क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, जो मैं आज बताऊंगी विथ मार्क्स, कितने मार्क्स का आने वाला है। तो फटाफट, ज्यादा देरी ना करते हुए फटाफट सभी ज्वाइन करो जल्दी बच्चों। मैं 1 मिनट रुक रही हूँ, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगी बेटा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वेरी गुड बेटे। तो हमने जो पीछे पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात जानकर आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आज आपका फोर्थ जो चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक, वो भी ये खत्म होने वाला है, क्योंकि ये उसका लास्ट लेक्चर है। ओके, मैंने कोशिश की है बेटा क्वेश्चंस के साथ में ही आपको ये सब चीजें भी प्रोवाइड हो जाए, जो चीजें जरूरी है इस चैप्टर में, वो सब मैंने पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर कर दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ो फटाफट। जितने बच्चे जुड़ गए वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दें। ओके बेटा, तो चले। ओके, 1 मिनट दे दिया है भाई। अब नहीं, अब बातें नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा। और बातें नहीं करो भाई, पढ़ना शुरू करो। चले, आइए। तो पहले क्विक रिवीजन, और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू किया था डी और एफ ब्लॉक की सामान्य जानकारी, वो हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा कि जो डी और एफ ब्लॉक है उसमें डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर उन पर क्या इफेक्ट होता है, और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण यौगिक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे यौगिक, जो आपके प्रैक्टिकल की दृष्टि से, प्रायोगिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो भी मैंने आपको लास्ट वन लेक्चर में बता दिया था। अब ये कहते हैं ना, हमने हमारा काम पूरा किया, अब फर्ज आपका है आप कैसे निभाते हैं, क्योंकि आपको मेहनत करनी है और उनको पढ़ना है, देखना है, बैठकर समय देना है, तभी जाके आपको टॉपिक वो समझ आएगा। और मैं कह रही हूँ, यकीन मानो बेटा, अनुभव कहता है, कहते हैं ना अनुभव सिखा देता है, वही बात है। अनुभव कहता है कि जितनी चीजें हमने पीछे 10 सालों में हमने देखी है, उतने चैप्टर में से जो क्वेश्चन अब तक आ रहे हैं वही आपको मैं बता रही हूँ। तो कोशिश करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं और उन्हें पढ़ो जितना ज्यादा हो सके। चले, आइए। तो हमने ये सब तो लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया। आज हमारा फाइनल जो लेक्चर है वो, उसके अंदर अपन देखेंगे क्या, उसमें अपन देखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं और एफ ब्लॉक में भी कौन सी चीजें होती है वो देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, एक नजर उस पर। आज अब पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, इनके अंदर एक्टिनोइड्स लैंथेनोइड्स क्या होते हैं, जहां से क्वेश्चन भी आता है। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। और उसके बाद उनसे बनने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका यूजेस आप यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, मैं कह रही हूँ जुड़ जाओ। कहते हैं फायदा मिले तो उठा लेना चाहिए। ओके, चलिए जी, शुरू कर दूं? तो फटाफट लिख दो सभी बच्चे, एक बार जल्दी से सब कमेंट में लिख दो यस मैम। ओके
ओके जी, ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आंतरिक संक्रमण तत्व। बेटा आंतरिक संक्रमण तत्व का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। आंतरिक संक्रमण तत्व याद है अपन ने डी ब्लॉक पढ़ा था और डी ब्लॉक में अपन ने देखा था कि ये है अपना एन और ये है अपना n-1 जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व, क्योंकि ये डी जो कक्षक है, ये डी कक्षक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन डी में ही करता रहता है, क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है। लेकिन इसी के अंदर की बात करें तो वो हो जाता है n-2, यानी कि आंतरिक हो जाता है, अंदर से भी अंदर, राइट। इसीलिए इन्हें ये हो गया संक्रमण, और संक्रमण तत्वों के अंदर वाला कोश है तो क्या कहलाएंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व। बात क्लियर हो गई। मैं कहती हूं कि अगर कोई भी टीचर टॉपिक को ही डिस्क्राइब कर दे तो मेरे बच्चों को कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, राइट बच्चों? हाँ या ना, बराबर बताओ, सही है ना? टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक का यदि अर्थ जान लें तो टॉपिक तो आया हुआ ही है फिर, राइट। तो फटाफट, तो अब बात समझ में आ गई। तो अंदर से भी अंदर कौन सा कक्ष होगा भाई, एफ ही तो होगा, यस और नो, है ना? अपन देखते हैं, पता है क्या, अपन लिखते हैं 1s, है ना, 2p, 3d और 4f, है ना? ये अंदर की ओर ही तो जा रहे हैं, s बाहर, फिर p, फिर d, फिर f। तो ये अंदर की तरफ जब आप जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं आंतरिक, और संक्रमण का मतलब होता है अपने ही कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन करना, तो कहलाया आंतरिक संक्रमण तत्व। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दें और देखो भाई क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं आप ब्लॉक में दो श्रृंखलाएं होती हैं जी, जिन्हें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं अभी दिखाऊंगी सारणी में भी कि अपन देखते हैं कि अपने पास ऐसी अगर आवर्त सारणी है तो उस आवर्त सारणी में डी कक्षक में 4 ब्लॉक होते हैं, याद है, 3d, 4d, 5d और 6d। तो ये 5d लेंथेनम, 6d एक्टिनम, राइट। तो लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड, एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को बेटा क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो फटाफट जल्दी से यस मैम लिख दो। फिर ये कहते हैं आमतौर पर लेंथेनॉइड किसी भी चर्चा में शामिल किया जाता है जिसके लिए सामान्य प्रतीक Ln है। एक्चुअली लेंथेनॉइड La होता है, लेंथेनम। अब इन्हें, इन पूरे 14 तत्वों को, लेंथेनॉइड जो होता है वो F ब्लॉक का सीरीज है, तो F ब्लॉक जो होता है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसमें तत्व भी कितने रखे गए हैं, 14 तत्व रखे गए हैं, और ये 14 तत्वों का समूह जो है उन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं, जिसे Ln द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यदि केवल La है इसका मतलब ये लेंथेनम है, और अगर Ln है तो यानी ये 14 समूहों का, 14 तत्वों का समाहार है, समूह है, इसीलिए कहा जाता है लेंथेनॉइड्स। बात समझ में आई? सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। क्लियर हो गया? ओके। ऐसे ही एक्टिनॉइड्स में भी क्या है, AC दिया गया है, तो किया जाता है इसी प्रकार। एक्टिनॉइड की चर्चा में श्रृंखला का निर्माण करने वाले 14 तत्वों को क्या कहता है, एक्टिनियम कहा जाता है। क्लियर बेटा? बात समझ आ गई? तो फटाफट फटाफट जल्दी से क्या कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो यस मैम। ध्यान केवल यहीं पर हो और कहीं नहीं। ओके, क्लियर हो गई बात? आ जाइए जी, आ जाइए, फटाफट उतार लेना। देखो बेटा मैं जितना जितना बता रही हूँ, आगे चलो। लेंथेनॉइड किसी भी श्रृंखला में सामान्य संक्रमण तत्वों के सदस्यों की तुलना में एक दूसरे से अधिक मिलते जुलते हैं। यानी कि लेंथेनॉइड किसी भी श्रृंखला में सामान्य संक्रमण तत्वों से के सदस्यों की तुलना में, यानी कि अपने तत्व हैं उसके पास और डी ब्लॉक के तत्व भी हैं, राइट। यानी कि खुद के जो 14 तत्व हैं वो तो लेंथेनॉइड्स F ब्लॉक है ही, वो रखे कहाँ गए हैं, डी ब्लॉक के अंदर। यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के साथ भी उनके आपस में क्या है, थोड़ी बहुत समानताएं मिलती जुलती है। उन्हें बाहर तो निकाला गया लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां भी सिमिलरिटी शो करती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उनके पास केवल एक स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है और उनका रसायन अन्यथा समान तत्वों की श्रृंखला के साथ छोटे आकार की परमाणु चार्ज के प्रभाव की जांच करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान
करता है। यानी कि जिस प्रकार अपन बात करें किनकी, अपन बात करते हैं अपने डी ब्लॉक के तत्वों की, तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है ना। तो वहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ जो होगी, यहाँ भी चेंज होती रहेगी, लेकिन फिर भी डी ब्लॉक में भी तत्वों को, जैसे कि मैग्नीज +7 भी दे सकता है, आयरन +3 भी देता है, +2 भी देता है, तो वेरिएशन होने के बाद भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ही इन लैंथेनॉइड में भी वेरिएशन होने के साथ साथ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जैसे वहां पर +2, यहाँ पर +3 होती है। राइट, बात समझ में आई? तभी तो कह रहे हैं कि इस प्रकार बदलकर उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकते हैं। लिखी हुई चीजें ठीक है, नोट्स में भी आप उतार लेंगे, ठीक है, लेकिन लिखी हुई चीज का अर्थ क्या है, जब तक वो समझ नहीं आया तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है। ये केवल और केवल शब्द है, इनका कोई मूल्य नहीं। अगर इनका अर्थ समझ में आया तभी ये मूल्यवान है। ओके, चले तो बात समझ में आ गई बेटा, चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा लैंथेनॉइड जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, जरा एक नजर डाल देते हैं। अपन देखते हैं कि इन तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे वहां पर अपन ने क्या देखा था, N-1 D1 to 10, हाँ या ना, और NS2, वैसे ही यहाँ पर आएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 6s2 5d0 या 4f1 to 40। बात समझ में आ गई? 0 या 1, 1 वहां आ गया तो देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैं यहाँ लिख देती हूँ 6s2 5d0 और 1 और 4f1 to 14। बेटा पता है क्या होगा, 6s में इलेक्ट्रॉन हमेशा भरे जाएंगे, D में 0 या 1 ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, F में, यानी कि बाह्यतम कक्ष में तो होगा ही, फिर आंतरिक संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व में। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किस में भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा, अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में आएगा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, F ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर भी हो गई होगी। राइट, F ब्लॉक के तत्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F सीरीज में भरा जा रहा है। आइए जी, लैंथेनॉइड तत्व दिखाई दे रहे हैं सभी को, जरा ध्यान दो। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गोडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पर्सियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यूट्रिबियम और ल्यूटेटियम। ओके, बात समझ में आई? तो ये जो तत्व आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो तत्व हैं, ये जो तत्व हैं बेटा, इन तत्वों में आप देख रहे होंगे सिंबल्स तो ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d, देखो F आ गया, लैंथेनम जो है उसमें D है, इसीलिए इसे D ब्लॉक में ही रखा गया है। इसके बाद जो तत्व हैं गुणनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लैंथेनम के बाद जो 14 तत्व आते हैं वो तत्व कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स। क्लियर? अब इनके अंदर क्योंकि F आ गया है इसलिए ये F ब्लॉक के तत्व हैं। राइट, लैंथेनम के बाद इसीलिए बोलते हैं। राइट, ये 14 तत्व। अब इनमें देखेंगे आप F में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +3, और उसके बाद में ये वेरिएशन देता है, 2 भी कर सकता है और 4 में भी जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाते हैं उन तत्वों का नाम बताइए। तो देखो ये, राइट, अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि +4 क्यों, +2 भी क्यों। आपको मैंने पहले भी बताया है, आज मैं फिर बता रही हूँ कि बेटा कोई भी तत्व अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो स्थिरता चाहता है। अगर वो स्थिर हो रहा है इलेक्ट्रॉन देकर तो वो देगा, बेशक देगा। अगर वो स्थिर हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर तो वो बेशक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अगर वह +2 यानी 3 से 2 में आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लेकर के स्थिर होना चाहता है, तभी 2 दिखा रहा है। राइट, देखो 2 दिखा रहे हैं, सभी 2 दिखा रहे हैं।
अब 3 भी दिखा रहे हैं, लेकिन 4 जो है केवल कितने दिखा रहे हैं, एक तो दिखा रहा है आपका, चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों को क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आपके पास +4 वाले हैं क्या, सीरियम, प्रिसोडियम और नियोडाइमियम। ये तीनों जो है वो क्या दिखाएंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 भी दिखाएंगे, +3 भी, +4 भी दिखाएंगे, राइट। अब कौन से हैं आपके पास, साथ ही आपके पास आता है कौन से तत्व, इसमें बताया गया है क्या, F7 जिसके अंदर आता है। ये जो सीरीज है आपकी कौन सी है, ये टर्बियम। बात समझ में आई, यानी एक तो ये भी और दूसरा इसके नीचे ये भी, राइट। यानी कि ये दोनों तत्व क्या होते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं। अब देखो ये अर्धपूरित है, ये अर्धपूरित के निकट है, और ये क्या है, रिक्त F कक्षक जो है, यानी कि स्टेबिलिटी जो है इनकी रिक्त कक्षक करने की ज्यादा रहेगी, इसलिए ये +4 में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन कंफर्म आता है, जरा ध्यान से इनको याद करना कि +4 में कौन कौन से आते हैं, सीरियम, प्रिसोडाइमियम और नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्पर्सियम। क्लियर, ये 5 वो तत्व हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, पर कंफर्म क्वेश्चन आता है। क्लियर, बात समझ में आ गई राजा बच्चों। तो फटाफट जल्दी से यस मैम लिख दो, मैं अभी क्वेश्चंस भी पूछूंगी तो पता होना चाहिए। ओके चले, ओके। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास तो पता हो ही गया आप सबको, कोई दिक्कत है भी नहीं इसमें। चलिए आइए, अब आता है परमाणु आकार और आयनिक आकार। परमाणु आकार और आयनिक आकार का क्या मतलब है। परमाणु आकार क्या होता है बेटा, कोई भी उदासीन परमाणु है उसकी नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, या कहूँ परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा आकार उतना बड़ा, परमाणु क्रमांक जितना कम आकार उतना छोटा। शायद ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आयनिक आकार का मतलब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है। चलो मैं बता देती हूँ, जैसे ये है आपके पास, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, राइट। तो यहां पर जैसे अपने पास 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं। जल्दी बताओ, बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि आयनिक आकार। अब यही यदि आयनित हो जाए, यदि ये इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले या फिर दान कर दे, राइट, इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकते हैं, तो इनके आकार में जो चेंज आता है ना, जो परिवर्तन अब होता है, तो वो परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, आयनिक आकार। आयन में जब ये बदल जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेने और देने से, तो वो हो जाता है आयनिक आकार में परिवर्तन। और नॉर्मल जो आपका परमाणु उदासीन है उसका आकार जो है वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, जो बढ़ने पर बढ़ाई देता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो फटाफट जल्दी से उतारेंगे ताकि बात आपको क्लियर हो जाए। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ी सी परिभाषा चेक कर लें। और ये कह रहा है कि लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक आकार में कमी लेंथेनॉइड के रसायन विज्ञान में एक अनूठी विशेषता है। यानी कि अपन तो वैसे जानते ही हैं, मैंने डी ब्लॉक में भी बताया है, आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया गया है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है बिकॉज ऑफ क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और लास्ट के जो तत्व होते हैं उनमें आकार में वृद्धि होती है बिकॉज ऑफ परिरक्षण प्रभाव। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अनूठी विशेषता है, यह लेंथेनॉइड संकुचन के कारण होता है। परमाणु त्रिज्या में कमी बिल्कुल नियमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या M+3 आयन, कोई भी मेटल है M+3 आयन में नियमित है। यानी कि हर तत्व का स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखें, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्टेबल किस पोजीशन में होगा, +3 में। यह संकुचन सामान्य संक्रमण श्रृंखला में देखे गए संकुचन के समान है, और इनका आकारण एक ही है कि एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन का अपूर्ण परिरक्षण करते हैं। पता है क्या होता है, इसमें एक शब्द आएगा लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है,
लैंथेनॉइड संकुचन का मतलब होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में भरा गया है, तो आंतरिक कोश में भरने की वजह से नाभिक के नजदीक आ जाता है, और नाभिक के नजदीक आने से नाभिक इस पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाने की वजह से क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने से क्या हो जाता है, एक वो आकार में छोटा होना शुरू हो जाता है, और उसकी आकार जो है बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, उसका साइज कम हो जाता है। राइट, बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए इस प्रकार आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से लैंथेनॉइड तत्वों में आकार में कमी होती है, और वही आकार जो है उनका आकार डी कक्षकों के, किसके, 4D कक्षक के तत्वों के लगभग समान प्रतीत होता है। ये बातें लिखी नहीं गई है, इसीलिए मैं बोलकर बता रही हूँ। ध्यान दो, कान को खुले रखो भाई। तो इसलिए इन्हें लैंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लैंथेनॉइड संकुचन। लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है? जब लैंथेनॉइड तत्वों के अंदर आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनका आकार 4D कक्षकों के आकार के समान या बराबर हो जाता है, इसे लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। क्लियर? अगर यस तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दे, यस मैम, जल्दी बेटा जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आइए, अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। अभी मैंने बात की थी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +2 भी होता है और +4 भी होता है। +4 देने वाले 5 तत्व हैं जिनके नाम आपको पता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, जिनको याद है, जल्दी जल्दी जल्दी। आइए जी, लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम 2nd और 3rd ये प्रमुख है। हालांकि कुछ तत्व 3rd और 4th की ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखा सकते हैं, PR, ND, TB आदि, MO2O, ठीक है, में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। याद है? हाँ या ना? फटाफट लिखो कमेंट में जल्दी से, कौन कौन से तत्व हैं जो +4 भी देते हैं। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाले क्या एलिमेंट्स के नाम लिखो, यस और नो, जल्दी बताओ। मैं कई बार देखती हूँ बच्चे कहते मैडम इंग्लिश में भी बोला करो, इंग्लिश में भी बात किया करो। अरे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसको कैसे छोड़ दें? हिंदी है तो सब है, बिल्कुल हम गर्व से कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, हम हिंदी ही बोलेंगे भाई। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऑफ कोर्स, तो हिंदी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, जरूरी है ना? देखो कहीं पर भी जाओ सब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हम क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, हम भी अपनी मातृभाषा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे ताकि हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ा सकें। तो कोशिश किया करो हिंदी में ही पढ़ो भाई। मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश बुरी है, इंग्लिश भी आनी चाहिए, लैंग्वेज है, जरूरी है, हर जगह जरूरी है, लेकिन हिंदी भी जरूरी है। ओके, चले, बात समझ में आई? तो चलो जी आगे, अब ये क्या कह रहा है, कुछ विशेषताएं देख ले। आइए, पहली, सभी लैंथेनॉइड चांदी जैसी सफेद नरम धातुएं होती हैं। लैंथेनॉइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट, और ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। ये तेजी से धूमिल हो जाती हैं, अगर इनमें किसी नमी में या बाहर इन्हें खुला छोड़ दें तो रिएक्टिव कर जाती हैं। बढ़ती परमाणु संख्या के साथ कठोरता बढ़ती जाएगी और समैरियम स्टील कठोर हो जाता है। ये विद्युत के सुचालक हैं। EU और YB को छोड़कर कभी कभी समैरियम SM और TB को छोड़कर घनत्व और अन्य गुण आसानी से बदल जाते हैं। कुछ तत्वों को छोड़कर इन सभी तत्वों में ऐसा गुण भी होता है कि इनके घनत्व भी बदल जाते हैं। सॉफ्ट है ना, तो चेंजेबल है ये, अगर कठोर होते तो नहीं होता, लेकिन ये तो सॉफ्ट नेचर के हैं तो बदला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। त्रिज्य संयोजक लैंथेनॉइड आयन को ठोस अवस्था और जलीय दोनों अवस्थाओं में रंगीन होता है। समाधान, इन आयनों का रंग F इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हो सकता है। ठीक बात है, लेकिन इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए इनका रंग जो है कलरफुल है। अगर युग्मित होता तो कलर लेस होता। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें यदि पूछा जा रहा है
कि क्या अगर ये पूछा जा रहा है कि कोई भी तत्व कलरफुल है तो क्या, तो आंख बंद करना और आंसर देना कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा लेके एक्साइटेड अवस्था में चले जाते हैं, वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो जब ये ट्रांजिशन होता है एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, अवशोषण करते हैं, तो वो कलरफुल नजर आता है। ऐसे ही कोई तत्व कलरफुल नहीं होता है। राइट, बात समझ में आई? इसीलिए मैं कह रही हूँ जो चीजें लिखी हुई है वो तो पढ़नी ही है, जो एक्स्ट्रा में मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनो। ओके, चलो बेटा, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, अगला टॉपिक। अब आपके जो लेंथेनॉइड तत्व हैं वो किस प्रकार क्रिया कर रहे हैं, उनकी क्रियाएं कौन कौन सी है, एक नजर उस पर। देखो बेटा, लेंथेनॉइड जो है उसके अंदर क्या होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है ना, +4 भी होता है। तो किनके साथ वो +3 में है, किनके साथ +2 में है, किनके साथ वो +4 में, जरा एक बार चेक करते हैं। तो अपन देखते हैं कि लेंथेनॉइड जो होता है यहाँ पर सबसे पहले हेलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वहीं भी एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस देता है, कोई भी धातु जब भी किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या देती है, H2 देती है। राइट, वहीं पर ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाता है तो Ln2O3 देता है। वहीं पर यहाँ पर भी Ln2O3 यानी यह भी +3 में है। फिर है यहाँ भी सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, +3 में है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, +3 में है। और यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, LnC2, ये किस फॉर्म में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी। इसका आंसर मैं लास्ट में देके जाऊंगी, अभी नहीं। फटाफट, कार्बन की जो स्टेट होती है वो +4 भी होती है, -4 भी होती है, बस इतना ही बोलूंगी मैं, इससे ज्यादा बोलते ही तो आपको आंसर ही आ जाएगा। तो ध्यान से बताओ, कमेंट में लिखकर बताओ कि यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। साथ ही यहाँ पर भी बताओ, यहाँ तो साफ दिख ही रहा है, फिर भी चलो बता दो, एक इजी भी देना जरूरी है, सब में मैं थोड़ी बता दूंगी भाई। तो कहा गया है कि इस प्रकार जो तत्व होते हैं रिएक्शन जब भी करता है तो थोड़ा ध्यान से देखो कि लेंथेनम जो है +3 और +4 में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस समय वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है। अगर वो इन सब के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जनरली वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, स्थायी होता है, इसीलिए वो रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट देता है। बात समझ में आ गई होगी, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथेनॉइड रिएक्शन विथ H2O, तो LnOH का होल थ्राइस, तो Ln की वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो आप कहेंगे +3। राइट, बात समझ में आ गई, तो फटाफट जल्दी से उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लास्ट में इसके उपयोग, यानी F ब्लॉक जो है उसमें जो लेंथेनॉइड्स तत्व हैं उनके यूजेस क्या हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। लेंथेनॉइड का सबसे अच्छा उपयोग प्लेट और पाइप के लिए, मिश्र धातु स्टील्स के उत्पादन के लिए है। राइट, यानी लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं वो प्लेट, पाइप, प्लास्टिक की चीजें नहीं होती, पाइप वगैरह होते हैं, अच्छा प्लास्टिक की नहीं, सॉरी, धातुओं के जो बने हुए होते हैं, तो वो पाइप जो होते हैं स्टील्स के आते हैं, वो बनाने में भी किनका यूज किया जाता है, लेंथेनॉइड्स का। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध मिस मेटल में लेंथेनॉइड धातु 95% और लोहा 5% होकर के Sc, Ca और L के अंश होते हैं। इनका उपयोग Mg आधारित मिश्र धातु, Mg यानी मैग्नीशियम आधारित धातु को गोलियां बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि इनका यूजेस जो है वो छोटी छोटी धातु की, मिश्र धातु की गोलियां बनाने में भी किया जाता है। राइट, चलो आगे। लेंथेनॉइड के मिश्रित ऑक्साइड का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में भी किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, पेट्रोलियम भंजन में कौन से धातुओं का यूज किया जाता है, लेंथेनॉइड धातुओं का यूज किया जाता है। वहीं पर
व्यक्तिगत लैंथेनोइड ऑक्साइड का उपयोग टेलीविजन स्क्रीन और इसी तरह की कई फ्लोरेसिंग सतहों में किया जाता है। फ्लोरेसिंग क्या होता है पता है? जब लाइट गिरती है तो ही रोशनी होती है, जैसे ही लाइट बंद की तो वो सडनली बंद हो जाती है। टीवी में नहीं होता, लाइट आई, जब तक चल रही है तब तक तो स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे लाइट की फट से ब्लैक हो जाता है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता ना। लेकिन एलईडी वगैरह होती है, वहां पर देखा करो, अगर आप लाइट आ रही थी तो 2 मिनट अगर लाइट चली भी गई तो भी उसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी रहती है। आज जाके इस प्रैक्टिकल करके देख लेना, फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके बेटा, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया टॉपिक? तो जल्दी से यस मैम लिख दे और फटाफट कमेंट में बताओ क्या होता है लैंथेनाइड वाली सीरीज का, क्या वो कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जल्दी बताओ। बताया नहीं अभी तक, बातें कर लो तुम। नहीं बातें ही करो, पढ़ना है ही नहीं भाई, पढ़ना क्यों है? मैडम तो ऐसे ही पढ़ा रही है, अपना तो समय बहुत कीमती है ना। कोई आया है जो तुमसे मिलने आया है, यहाँ पर बातें करने आया है, उसको समय देना जरूरी है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, उसको पहले दो भाई, मैडम की क्लास तो बाद में भी देख सकते हैं, मैडम तो रोज पढ़ाती हैं, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, पर तुम्हें उससे बात करना जरूरी है, पता नहीं कल वो आएंगी कि नहीं, है ना। अरे सुधर जाओ भाई, पढ़ लो, तुम पढ़ लो। चले आइए, ये बातें क्लियर हो गई बेटा। लैंथेनाइड के यूज जो है जनरली मिश्र धातु बनाने में अच्छे से किया जाता है। ये सॉफ्ट होने के साथ साथ शाइनिंग भी देती हैं, इनके घनत्व भी बदले जा सकते हैं और पेट्रोलियम भंजन में भी इनका यूज किया जाता है। आइए अब आता है अगला सीरीज, क्या है आपका एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? वे तत्व जो क्या होते हैं, थोरियम से लॉरेंशियम के 14 तत्व शामिल हैं, इन्हें कुछ गुणों में प्रदर्शित किया जाता है। TH से LR तक के तत्व हैं वो एक्टिनोइड कहलाते हैं और ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। याद रखो, ये एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनोइड्स होते हैं। ओके, चलो आ जाओ, सामने दिखाई दे रहा है क्या कह रहा है। एक्टिनोइड्स रेडियोधर्मी तत्व हैं और पहले सदस्य का आधा जीवन अपेक्षाकृत लंबा होता है, बाद वाले तत्वों का जो जीवन होता है वो क्या होता, आधा जीवन 1 दिन से लेकर 3 मिनट तक होता है। अर्धायुकाल, रेडियोएक्टिव तत्वों की अर्धायुकाल देखी जाती है, क्यों? क्योंकि इनका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, इसलिए पता चल जाता है कि आधा जीवन जिसका पता चल जाता है तो आधे से आधा क्या हो गया, पूरा ही जीवन। यानी ये कह रहा है 1 दिन से लेकर 3 मिनट, यानी 3 मिनट से 1 दिन के बीच में इनका अर्धायुकाल है, तो सोचो पूरा जीवन काल कितना। तो ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिन तत्वों के द्वारा रेडिएशंस उत्सर्जित होती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है, रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। तो ये दिया एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, सीरियम, बर्केलियम, कॉलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लोरेंसियम। तो ये वो तत्व हैं जो क्या होते हैं, जिन्हें एक्टिनोइड तत्व के नाम से जाना जाता है। यानी एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनोइड तत्व कहा जाता है, जिनकी सीरीज ये है। इनके वैसे तो थापा अपन इनकी जो ट्रिक्स होती हैं वो भी अपन याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक तो आप मुझे पूछेंगे तभी बताऊंगी। कहते हैं बिना मांगे ज्यादा सलाह ना दिया करो, हैं? तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में लिख के भेज देना कि मैम हमें ट्रिक्स बताओ, तो मैं बता दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे, आओ जी आओ। तो अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर +3 तो स्टेबल है ही, +4 भी स्टेबल है, राइट? यानी +4 और +3 जो है वो सभी तत्व क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दो, क्या कहते हैं, +3 +4 की रेडियस जो होती है त्रिज्या के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से क्वेश्चन नहीं, लैंथेनोइड में से यहाँ से क्वेश्चन आता है जो मैंने वहां पर बता दिया था। इसमें केवल जनरली आपको बस इतना पता हो कि ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इतना याद रखना सभी। और इनकी अर्धायुकाल जो है वो 3 मिनट से 1 दिन के बीच होती है। क्लियर, बात समझ में आ गई? फटाफट यस मैम लिखो, जल्दी लिखो। और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अभी तक नहीं किया है, अरे बच्चों चलो जी चलो, चले आगे, आ जाओ आ जाओ आओ। अब आता है अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, देखो जरा।
सभी तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तालिका से देखा जा सकता है। 14 इलेक्ट्रॉनों को औपचारिक रूप से 5f में जोड़ा जाता है, हालांकि थोरियम में नहीं, लेकिन Pa और से आगे 5f ऑर्बिटल तक 103 पर पूर्ण होते हैं। आपको पता है ना, अभी अपन ने 4f की बात की जिसमें 5d सीरीज था, है ना। अब आएगा 5f जिसमें 6d सीरीज होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन 5f में भरे जाएंगे। और लेंथेनॉइड जैसे एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी अनियमित स्थिरता से संबंधित है। 5f ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। 5f0 भी हो सकता है, 7 और 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित है। रिक्त, अर्धपूरित, पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही देते हैं। सेकंड थिंग, इनमें से इलेक्ट्रॉन लेने और जोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह अधिक स्थायी होते हैं। जल्दी से बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैम। चले, अब ये लिख रहा है परमाणु आकार और आयनिक आकार। इनका तरीका तो मैंने बता दिया था। परमाणु आकार, उदासीन अवस्था में जो परमाणु है और इनका आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो आंतरिक कोश नाभिक के पास होता है। नाभिक के पास होने की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है। किसका? नाभिक का, और आकार में कमी आना शुरू हो जाती है। वही आयनिक अवस्था में है तो आयनिकता में भी आकार में क्या आती है? कमी, क्योंकि इनके ऊपर प्लस चार्ज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि श्रृंखला में परमाणु में M+3 आयनों के आकार में धीरे धीरे कमी आती है और इसे एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। जब एक्टिनॉइड संकुचन कब कहेंगे? जब एक्टिनम तत्वों के बाद, जो एक्टिनियम के बाद में आने वाले तत्व हैं उनमें संकुचन होता है तो एक्टिनॉइड संकुचन, और लेंथेनम के बाद आते तो उनमें क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। और जो लेंथेनॉइड संकुचन से अधिक होता है, क्योंकि 5f जो है वो 4f से भी अंदर की तरफ एग्जिस्ट करता है, नाभिक के और नजदीक आ जाता है, तो नाभिक तेजी से अपना फोर्स लगाता है और अट्रैक्ट करके आकार को छोटा कर देता है। बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी। ऐसे बातें नहीं करो बेटा, जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। लेंथेनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लिख लो तुम, आज ही लिख लेना। अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं मिल जाए तो कह देना मेरे से कि मैडम देखो नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है तुम ध्यान से लिखो तो सही, देखो तो सही। ठीक है, चलो आगे। ओके, चलो आ जाओ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 होता है, +5 भी होती है, पर वो कुछ ही में होती है। तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं की व्यापक रेंज है, जो आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि 5f, 6d और 7s स्तर तुलनीय ऊर्जा के हैं। एक्टिनॉइड के पहले भाग में तत्व अक्सर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित होते हैं, हालांकि +3 +4 जब जल अपघटित भी हो सकते हैं। ये यूं कह रहा है कि आप जब एक्टिनॉइड तत्वों की बात कर रहे हैं तो वो एक्टिनॉइड जो तत्व हैं बेटा, उन तत्वों में स्टार्टिंग के जो तत्व हैं वो तत्व क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेज ज्यादा दिखाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो दूसरों के साथ जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो रिएक्शन करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि पहले भाग में जो तत्व होते हैं वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +3 और +4। चलो आओ, सामान्य विशेषताएं। वो इसमें एक तो एक्टिनॉइड संकुचन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, जिसको आपको ध्यान रखना है। सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है? ये भी चांदी के जैसा ही होता है, विभिन्न संरचनाएं प्रदर्शित करता है। धात्विक त्रिज्या में अनियमितता आती है, वो देख ही चुके हैं धात्विक त्रिज्या में। धात्विक त्रिज्या मतलब नाभिक से जो दूरी है वो कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड संकुचन के कारण है। अत्यधिक क्रियाशील धातु है तभी तो ये रेडियोएक्टिव है, और इनमें एक्टिनॉइडों के साथ प्रतिक्रिया भी करता है। ओके, यस और नो? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। विशेषताएं तो सिमिलर ही है, जैसे लेंथेनॉइड्स की है वैसी एक्टिनॉइड्स की। कोई दिक्कत नहीं? तो फटाफट लिख दो फिर यस मैम, जल्दी से चलो फिर आगे।
जल्दी करो जल्दी। ओके ओके, आ जाओ जी। अब ये कह रहा है उनमें से अधिकांश सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत के निर्माण में यानी आजकल क्या होता है कि जनरली जो धातुएं होती हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा होती हैं, वायु में एसिड बेस के साथ रिएक्शन जल्दी कर लेती हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। HNO3 से थोड़ा प्रभावित होता है, हालांकि क्षार की क्रिया इनके साथ नहीं होती है, यानी एसिड के साथ और फिर भी रिएक्शन कर जाते हैं, पर क्षार के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन? लैंथेनॉइड्स। पर एक्टिनॉइड तो वायु के साथ भी था, एसिड के साथ भी था, और कार्बन के साथ भी था, और किसके साथ था? सल्फर के साथ भी था। तो इस प्रकार सबके साथ रिएक्शन है, लेकिन इनकी कुछ ही के साथ रिएक्शन होती है। आगे क्या कह रहा है? एक्टिनॉइड के चुंबकीय गुण, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय है। अच्छा, सही से लिख देती हूँ वरना बच्चे कहेंगे कि मैडम पता ही नहीं क्या हो गया है, क्या लिखा है, हमें तो पता ही नहीं चला। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो होगा क्या? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का। और वहीं पर क्या हो? यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। हाँ या ना? चुंबकीय गुण समझ में आया? अधिक जटिल है लैंथेनॉइड से, इनकी जो तुलना करेंगे आप यदि चुंबकीय इफेक्ट के बारे में तो थोड़ी सी कठिन पड़ती है, क्योंकि इनमें सभी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, युग्मित भी है, वहां पर अयुग्मित भी है। तो अपन उसको किस कैटेगरी में, तो वो रिएक्शन के माध्यम से बताया जाता है कि ये चुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, लोह चुंबकीय कैसा होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट जल्दी से उतार लो इसको, जल्दी से उतारो फटाफट। हो गया? आ जाओ अगला देखो। प्रारंभिक एक्टिनॉइड्स का आयनन ऊर्जा प्रारंभिक लैंथेनॉइड से कम है, क्योंकि 5f ऑर्बिटल गहराई में डूबे हुए होते हैं। प्रारंभिक एक्टिनॉइड की क्या है? लैंथेनॉइड से कम है। प्रथम आयनन ऊर्जा, आईपी का मतलब आयनन ऊर्जा, आईई आयनाइजेशन एनर्जी। तो प्रथम यानी कि बाह्यतम कोश में से जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एक्टिनॉइड संकुचन बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रथम तो क्या होती है? कम, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। लैंथेनॉइड से थोड़ी क्या हो जाती है? प्रथम तो क्या होती है? लैंथेनॉइड की तुलना में कम होती है। क्लियर? बात समझ आ गई? यस और नो? जल्दी से क्लास में फटाफट 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 लिख दो जल्दी। बच्चे मैडम थोड़ा और जोश होना चाहिए। अरे भाई कितना, थोड़ा तुम भी दिखाओ जोश। फटाफट कमेंट में लिखो, याद समझ में आ गया मैडम, जल्दी लिखो जल्दी फटाफट। बातें नहीं करो भाई, तुम तो तुम्हारा जोश जो है ना पढ़ाई की जगह बातों में ज्यादा यूज करते हो। चलो जी चलो आ जाओ। एक्टिनॉइड यौगिक या उनके आयन संभवतः चार्ज ट्रांसफर या एफ संक्रमण के कारण रंगीन होता है। ये मैंने बता दी है बात कि कोई भी तत्व अगर रंगीन है, कलरफुल है, इसका मतलब उसमें एफ ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो वो कलरलेस होते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में जा नहीं रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण हो नहीं रहा है, तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? कलरफुल नहीं हो सकते हैं। चलो जी आगे। यस, आगे आ जाओ। अब चलते हैं आगे। डी एवं एफ ब्लॉक के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। पहला, यानी डी और एफ ब्लॉक के तत्व आपस में जब मिल जाते हैं तो नया तत्व बनते हैं, यौगिक बनते हैं। नए यौगिकों का निर्माण जब होता है तो वो कौन से हैं? एक नजर डालो। लोहा और इस्पात सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका उत्पादन लोहा ऑक्साइड की कमी अशुद्धियों को हटाने और कार्बन और Cr, Mn और नी जैसे Ni, निकल जैसे मिश्र धातुओं को जोड़ने पर आधारित है। यानी लोहा इस्पात जो है इनका यूज कई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, उनके जोड़ने में इनका यूज किया
जाता है। सेकंड, कुछ यौगिकों का निर्माण विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे कि वर्णक उद्योग के लिए TiO और जिंक का उपयोग के साथ शुष्क सेल में उपयोग के लिए भी MnO2 का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर भी हो गई है। ओके, चलते हैं आगे। इस ब्लॉक के तत्वों में कई तत्व या यौगिक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये लचीले होते हैं, इनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, तभी तो ये दूसरे तत्वों को रिएक्शन करने के लिए सतह प्रदान कर देते हैं, इसीलिए इन्हें उत्प्रेरकों की श्रेणी में भी रखा गया है। बात समझ में आ गई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी बोलो, यस और नो? AgBr फोटोग्राफी में भी यूज किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है। AgBr के साथ साथ Ag और AgI का उपयोग भी किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लोहा इस्पात है ना, वैसे ही AgBr फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। और लास्ट है, कुछ यौगिक जैसे MnO4- CrO4 और 2- अच्छे ऑक्सीकरण एजेंट हैं। ये क्या है पता है ना? अच्छे ऑक्सीकारक है कि नहीं है? बताया था डी ब्लॉक वाले टॉपिक में, बिल्कुल। तो वही थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें इसमें याद रखने जैसी हैं, पर ध्यान रखना है। आओ भाई, टॉपिक हुए पूरे। अब चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस सेशन कर लें, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो आइए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? वैसे तो कौन सी होती है वो बताओ। +8 कौन सी डी ब्लॉक का एलिमेंट देता है? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में लिखो, और यहाँ पर ABC में से आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी बता दो, जल्दी, जरूरी है। अगर नहीं बताया तो भाई अब तो गलत बात है, मैंने पूरा समझाया था। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है यहाँ पर? बी, मैग्नीज। +7 ऑस्मियम, +8 पर ऑस्मियम इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आंसर होगा? मैग्नीज। चले आइए जी, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका आंसर आप खुद बताएंगे, आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आता है, आता ही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पर सोचें, आंसर तभी होगा। राइट, जल्दी से मुझे बताना, कमेंट में लिख कर जाना कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट। होगा तो हिंट में नहीं दूंगी, दे देता हूँ तो फिर आंसर ही मिल जाएगा, लेकिन नहीं दूंगी, हिंट देने से तो क्लियर गड़बड़ हो जाती है फिर। चलो जल्दी करो इसका आंसर, आगे चलो। अमलगम, अमलगम शब्द के लिए वो एक महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी है? जल्दी बताओ। जो एक सॉफ्ट सी होती है, जनरली धातु कठोर होती है, पर ये सॉफ्ट होता है, बिखर जाता है। कौन सी ऐसी धातु है जो बिखर जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? जल्दी जल्दी, क्या होती है भाई, पता है? बताओ बताओ तो, अब हंस रहे हैं, बताओ, अरे बता दो भाई, जल्दी बताओ क्या है? मरकरी। ओके, चलिए आओ जी आगे। मरकरी यानी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? मिलने वाली अकेली धातु है, जल्दी बताओ। ये आंसर भी, क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में, कमरे के ताप पर क्यों द्रव अवस्था में क्यों रहते हैं, ठोस में क्यों? ठोस में प्रबल बंध होता है, लेकिन यहाँ पर दुर्बल बंध होगा। अब तो आंसर आ गया क्या? अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी और दुर्बल धात्विक बंध के कारण। राइट, बात समझ में आ गई होगी, तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो यस मैम। अच्छा, आज का जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा? आपको समझ में आ गया? यस मैम लिख कर जाना, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जितनी बार तुम चीजों को पढ़ सकते हो, प्लीज बच्चों पढ़ो। इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं बेटा जीवन में, ये ऐसी चीज है जो तुमसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान ऐसा है, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो अभी कोशिश करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर नहीं। तो ये आपके आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 4th चैप्टर भी आपका, डी और एफ ब्लॉक का भी। अब नए चैप्टर के साथ जब मैं आती हूँ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।